हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की मेडाइवल सोसाइटी की, हिंदी में जिसे कहते हैं मध्ययुगीन समाज। यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे पूरे इस सब्जेक्ट को हम। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 1 की, जो हमारा है सामंतवाद, चर्च तथा कुलीन वर्ग। इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, विस्तार से इसको पढ़ेंगे। एक बार सिलेबस आप जरूर देख लीजिए इसका। देखिए फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट है हमारी मध्यकालीन विश्व यूरोप के संदर्भ में, यानी बेसिकली फर्स्ट यूनिट के अंदर हम यूरोप के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं ये सभी चीज़ें। तो दो पार्ट हैं फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में भी दो पार्ट है, ठीक है, और थर्ड यूनिट में भी दो पार्ट है। टोटल 3 यूनिट है, 6 चैप्टर है। तो आई थिंक 6 वीडियो के अंदर ये आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। टेलीग्राम पे जाके आप एकलव्य स्नातक 1 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आप वीडियो देखते हैं एकलव्य स्नातक पर, इसकी इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है आपको, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामंतवाद क्या होता है। देखिए सामंतवाद को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है, फ्यूडलिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये फ्यूड शब्द से बना है। फ्यूड शब्द कहाँ से आया? फ्यूड शब्द आया जर्मनी से। फ्यूड शब्द जर्मनी का शब्द है जिससे बना फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म का अर्थ है क्या? सामंतवाद। अब ये जो सामंतवाद व्यवस्था है ये यूरोप में थी, ठीक है। मध्यकाल के दौरान यूरोप में ये सामंत व्यवस्था जो है वो जन्मी थी। तो 600 से लेकर 1400 तक ना, जो भी यूरोप के अंदर हुआ उसको डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें हम। और उसी दौरान ये सामंतवादी व्यवस्था जो है वो जन्मी थी। तो फ्यूड शब्द आया जर्मनी से, और जिससे उत्पत्ति हुई किसकी? फ्यूडलिज्म की, और फ्यूडलिज्म से बना सामंतवाद। अब इस फ्यूड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ भूमि के टुकड़े, ठीक है, भूमि के टुकड़ों को कहा जाता है फ्यूड। तो ये ऐसे समाज की ओर इंगित करता है, ऐसे समाज को बताता है जो मध्य फ्रांस, ठीक है, बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। यानी ये जो सामंतवाद है ये पहले मध्य फ्रांस में विकसित हुआ, बाद में इंग्लैंड और इटली में भी ये विकसित हुआ। सामंतवाद का अर्थ क्या होता है सबसे ये समझिए आप। देखिए सामंतवाद का अर्थ है राजा द्वारा जो जमीन धनी सरदारों को दी जाती थी उसे फ्यूड अथवा जागीर कहते थे, और धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते थे। यानी जो धनी सरदार थे, ठीक है, उनको सामंत कहा जाता था, ठीक है, सामंत कह लो या जागीरदार कह लो, उनका नाम रखा गया था सामंत। ये इसीलिए ये सामंतवाद व्यवस्था थी। बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था किसके बीच? राजा के बीच और धनी सरदारों के बीच। अब राजा क्या करता था? धनी सरदारों से कॉन्ट्रैक्ट करता था और उनको अपनी भूमि जो है वो देता था कि भाई इस भूमि पर आप काम करो, और इस भूमि पर काम करने के बाद जो मुनाफा होगा वो मुझसे आप शेयर करेंगे। लेकिन बेसिकली राजा का मेन काम ये नहीं था। राजा का जो मेन उद्देश्य था वो था इन धनी सरदारों से सुरक्षा प्राप्त करना। यानी इन धनी सरदारों का काम था राजा के लिए सैनिकों की एक फौज तैयार करना, ठीक है, सैन्य व्यवस्था करना, मेन काम इनका ये था। तो ये जो धनी सरदार थे ये अपने नीचे छोटे जमींदारों को भूमि दिया करते थे, और छोटे जमींदार, जो सबसे छोटे जमींदार थे, वो अपने नीचे किसानों को और दासों को ये भूमि काम करने के लिए दे दिया करते थे। तो ये जो पूरा पिरामिड टाइप का जो ये व्यवस्था बनी हुई थी ना, इस व्यवस्था को पिरामिड व्यवस्था कहते हैं। पिरामिड व्यवस्था ये बनी हुई थी, इस पिरामिड व्यवस्था को ही सामंतवादी व्यवस्था या सामंतवाद कहते हैं, जिसमें टॉप पर राजा हुआ करता था, ठीक है, उसके बाद कौन थे? धनी सरदार थे जिसको सामंत कहते हैं, उसके बाद छोटे जमींदार थे, और लास्ट में थे दास और किसान। तो ये व्यवस्था थी क्या? सामंतवाद व्यवस्था। सामंतवाद एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्था थी, ठीक है, जो पदानुक्रम, निष्ठाओं और परस्पर निर्भरता के संबंधों पर आधारित थी। यानी ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो पदानुक्रम बनी हुई थी, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करती थी। मध्यकालीन दुनिया के इतिहास में इस तरह के विकास बहुत जगह पर देखने को मिलते हैं, और इसका स्वरूप जो है वो अलग अलग है। यानी जो मध्यकालीन दुनिया की हम बात करते हैं, बेसिकली यूरोप की हम बात करते हैं, तो अलग अलग जगह पर हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है, और अलग अलग जगह पर इसके जो स्वरूप थे वो अलग अलग थे। जैसे यूरोप में अलग था, भारत में अलग था, ठीक है। सामंतवाद की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा जो है इसकी नहीं है। इसे स्थानीय परिवर्तनों के अनुसार बेहतर समझा जा सकता है। यानी जहां जिस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा था सामंतवाद का, उसी प्रकार से हम इसको
अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी कोई सामान्य परिभाषा जो है वो नहीं है। यूरोप में सामंतवाद की बात करें तो देखिए, रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद उस पर पश्चिमी यूरोप की असभ्य जातियां, ठीक है, कौन कौन सी जातियां थी, फ्रैंक, लोबार्ड और गोथ, ठीक है, ये कुछ जातियां थी जिन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है, रोमन साम्राज्य टूटने के बाद। इन जातियों ने समाज और सरकार को एक नवीन रूप दिया। एक नई व्यवस्था इन जातियों के द्वारा बना दी गई थी। 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो चुके थे। यानी रोमन साम्राज्य 5वीं शताब्दी तक जो है वो कमजोर हो गए थे, वो अपनी रक्षा जो है वो इन जातियों से नहीं कर पाए थे, इसलिए इन जातियों के अधीन जो है राज्य चले गए थे। जर्मन की बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण इटली के गांव असुरक्षित हो गए, ठीक है, इटली के गांवों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ये गांव सब असुरक्षित हो गए क्योंकि सरकार सुरक्षा करने में उस समय असमर्थ थी, ठीक है, 5वीं शताब्दी में सरकार क्या थी, अपनी जनता की रक्षा करने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली वर्ग से समझौता कर लेती है। अब जनता क्या करती है भाई, उस समय जो भी शक्तिशाली वर्ग थे ना, उस समय जो एक्टिव शक्तिशाली वर्ग थे, बहुत सारे कह सकते हो कि कंट्रोल था बहुत सारे लोगों का उस समय, जो शक्तिशाली वर्ग के रूप में थे, जो सामंत उस समय बने थे, ठीक है। तो जनता ने क्या करा, उनसे भाई समझौता कर लिया, क्योंकि जनता को अपना जीवन आगे चलाना था। और यही शक्तिशाली वर्ग है ना, आगे चलकर क्या बने थे, सामंतवाद के आधार बने थे। सामंतवाद के जन्म में सुरक्षा की भावना प्रधान थी। यानी कि ये सामंतवाद जो व्यवस्था आई थी, ये सामंतवाद जो जन्मा था यूरोप के अंदर, इसकी जो प्रधान नींव थी, इसकी जो प्रथम आवश्यकता थी वो क्या थी, सुरक्षा थी। यानी सुरक्षा की दृष्टि से जो है सामंतवाद आया था। और विदेशी आक्रमण और सरकारी अफसरों की अनियंत्रित मांगों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी सत्ता की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था जो किसी भी कीमत पर सुरक्षा प्रदान करे बस वहां की जनता को। इसीलिए उन्होंने शक्तिशाली वर्गों से क्या करा, समझौता कर लिया, और ये शक्तिशाली वर्ग आगे जाकर के सामंतवाद बन गए। सामंतवाद के उदय के पीछे एक और कारण था, साम्राज्य के दूरस्थ विस्तार के कारण। एक और मोटा कारण था जिससे सामंतवाद आया था। हुआ क्या करता था, जैसे मान लो जो राजा हुआ करता था, उसके पास बहुत दूर दूर के क्षेत्र उसके अधीन में थे, और बहुत दूर दूर तक राजा का कंट्रोल कर पाना ना मुश्किल था, ठीक है। तो जिस उसकी वजह से जो है राजा ने क्या करा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करा, ठीक है। जो जो शक्तिशाली लोग थे उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, और यही सामंतवादी व्यवस्था बनी। साम्राज्य के दूरस्थ विस्तार के कारण, यानी साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, साम्राज्य का दूरस्थ विस्तार था, जिसके कारण सम्राट क्या करते थे, सम्राट पूरे साम्राज्य का सुचारू रूप से संचालन करने में असमर्थ होते थे। यानी वो सुचारू रूप से पूरे साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इसलिए राजा क्या करते थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते थे। धीरे धीरे जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाला सामंतवाद, यानी कि सामंतवाद आया था सुरक्षा के लिए, सामंतवाद की व्यवस्था बेसिकली सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया, और फिर इसका आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, ये सब इसके जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। सामंतों का जो कर्तव्य था वो राजा के लिए सैनिक एकत्रित करना था। यानी जिन सामंतों के साथ राजा कॉन्ट्रैक्ट करता था, उनका मेन काम क्या था, मेन काम था राजा के लिए सैन्य व्यवस्था उपलब्ध कराना, ठीक है, सैनिक एकत्रित करना। जिसके बदले राजा उन्हें क्या करता था, जमीन देता था, जिसके बदले जमीन जमीन का एक बड़े बड़े भूभाग भूभाग जो है वो उनको राजा दिया करता था, और वो उस जमीन के भूभाग को छोटे जमींदारों को देते थे, और छोटे जमींदार उसके नीचे दासों और किसानों से वो है किसान खेती जो है वो कराया करते थे। यानी कि एक बड़ा हिस्सा जो है प्रॉफिट का, वो किसको मिल रहा था, वो सामंतवाद को मिल रहा था। राजा और सामंत दोनों की पारस्परिक अनुबंधता होती थी। यानी राजा और सामंत दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। अधीनस्थ और स्वामित्व के इस संबंध में राजा सबसे ऊपर था, ठीक है, और जो किसी के अधीन नहीं था वो किसान था, किसान सबसे नीचे था, वो किसी का स्वामी नहीं था। यानी इस पूरी व्यवस्था, पिरामिड व्यवस्था के अंतर्गत जो किसान और जो दास वर्ग था ना, उसका जो जीवन था वो दयनीय था, ठीक है, वो सबसे निचले वर्ग पे था, और उसके पास ये कह लो कि वो लास्ट कड़ी भी था इसका। तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते थे सामंतों के लिए। इस पिरामिड संरचना में अधिपति को सैन्य सेवाएं प्रदान करना और समय समय पर उसके प्रति निष्ठा व्यक्त करना शामिल था। यानी इस पिरामिड व्यवस्था के अंदर जो ये सामंत थे, इनका मुख्य कार्य क्या था, सैन्य सेवाएं देना
और निष्ठा बनाए रखना अपने राजा के प्रति, यानी कि राजा के प्रति ईमानदार रहना, समय समय पर राजा की मदद करना, और जब भी राजा को किसी भी चीज की आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो सामंत जो है वो उनके लिए हाजिर हो। तो निष्ठा रखना ये इनका मेन काम था। अब देखिए भारत की बात करें तो भारत में सामंतवाद जो था वो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में सामंतवाद का तात्पर्य उस सामाजिक संरचना से है जो गुप्त साम्राज्य से लेकर 16वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त मुगल काल तक की थी। ठीक है, यानी गुप्त काल से इसको शुरुआत जो माना जाता है और गुप्त मुगल काल तक जो है इसका अंत माना जाता है। गुप्त काल के साथ इसकी शुरुआत हुई। कुषाणों ने भी भारत में सामंतवाद की शुरुआत करने में प्रमुख भूमिका जो है वो निभाई थी, यानी गुप्त गुप्त काल के बाद ही कुषाण थे। ठीक है, तो कुषाण और गुप्त काल एक साथ मिलकर के इन्होंने सामंतवाद की व्यवस्था को जो है आगे बढ़ाया था। और जो भारत में ये सामंतवाद व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था हमारे भारत के अंदर उस समय थी, आपको पता ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था थी हमारी, और इसी पर सामंतवाद आधारित था। भारतीय सामंतवाद जाति पर आधारित था, विभाजित था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जबकि यूरोपीय जो सामंतवाद था वो वर्ग के आधार पर था। ठीक है, पादरी और आम लोगों में विभाजित था ये जो यूरोपीय सामंतवाद था। पश्चिमी यूरोपीय सामंतों ने अपनी भूमि पर खेती करने के लिए अपने दासों को भूमि दी थी, लेकिन भारतीय राजाओं ने करों यानी टैक्स, ठीक है, करों और अधिशेषों को इकट्ठा करने के लिए भूमि अनुदान में दी थी। ठीक है, तो अलग अलग मुद्दे थे। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो सामंतवाद है उसकी कोई सामान्य परिभाषा नहीं है, अलग अलग जगह पर जो सामंतवाद जिस तरीके से व्यवस्थित था उसे ही हम देख करके समझ सकते हैं। तो भारत और यूरोप के अंदर जो सामंतवाद था वो अलग अलग था। जो यूरोप में सामंतवाद था वो बिल्कुल वर्ग के आधार पर डिफाइन था। ठीक है, उसमें एक पूरी पिरामिड व्यवस्था बनाई हुई थी, लेकिन जो भारत में था वो जाति के आधार पर बना हुआ था। ठीक है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हमारा समाज इसके अंदर बटा हुआ था, और इसी के आधार पर जो है ये सामंतवादी व्यवस्था जो है भारत के अंदर थी। और भारतीय राजा जो उस समय के थे उन्होंने सामंतवाद को करों और अधिशेषों को इकट्ठा करने के लिए जो भूमि को दान में दिया था, लेकिन यूरोप में जो है भूमि को दान में देने के कुछ अलग ही उद्देश्य थे। आर एस शर्मा के अनुसार भारतीय सामंतवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। इन्होंने कहा कि गुप्त काल के बाद की अवधि में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण आत्मनिर्भर कृषि इकाइयों का विकास था। ठीक है, राजा ने इसने राजा के केंद्रीय अधिकार को कम कर दिया था और जमींदारों के एक मध्यस्थता का वर्ग का इसमें उदय हुआ था। यानी जो टॉप पे राजा हुआ करते थे उनके अधिकार थोड़े कम हो गए थे, कुछ कम हो गए थे, बल्कि इन जमींदारों के मध्य जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया था। व्यापार और शहरीकरण की इस समय इनके हिसाब से गिरावट हुई थी। ठीक है, मौद्रिक साक्ष्यों की कमी हुई थी, ये भारत की बात हो रही है। किसानों की गतिहीनता और संप्रभुता का भी ह्रास जो है इसके अंतर्गत हुआ था। देखिए ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, किसानों की गतिहीनता और संप्रभुता का ह्रास, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये यूरोप में भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से आगे चलकर सामंतवादी व्यवस्था जो है उसका पतन हो गया था। अब बात करते हैं कुलीन वर्ग की। तो कुलीन वर्ग में आता है सबसे पहले चर्च और नोबेलिटी। ठीक है, चर्च की बात करें तो चर्च में आप सभी जानते हैं ईसाई धर्म जो है वो चर्च से रिलेटेड है। ठीक है, चर्च जो है वो जैसे हिंदू धर्म का मंदिर पूजनीय स्थान होता है, इसी प्रकार से ईसाई धर्म का चर्च जो है वो पूजनीय स्थान होता है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ईसाई धर्म और इसकी संस्थागत संरचना के रूप में कार्य किया। किसने? ईसाई धर्म ने और चर्च ने। ठीक है, चर्च ने जो है संस्थागत रूप के संस्थागत संरचना के रूप में ईसाई धर्म के लिए कार्य किया था। ईसाई धर्म ने न केवल यूरोप के पूर्वी बल्कि पश्चिमी भागों को जोड़ा, बल्कि गोथ, बेंडल और फ्रैंक्स जैसे जर्मनिक जनजातियों को भी एक साथ लाए। ये वो जनजातियां थी जो उग्र जनजातियां थी उस समय पे। ठीक है, इनको भी साथ लेकर के आए थे कौन? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के साथ ये जातियां भी जुड़ी। ईसाई धर्म की लोकप्रियता के कई कारण थे, जैसे कि इनके सिद्धांत, इनकी सामुदायिक संरचना, मानवीय दृष्टिकोण, धर्मार्थ संस्थान, और यहाँ तक कि पूजा और उत्सव मनाने के तरीके, जिससे क्या हो रहा था उस समय की जनता जो थी वो प्रभावित हो पा रही थी किससे? ईसाई धर्म से। इसलिए ईसाई धर्म जो है उस समय लोकप्रिय था। जूलिया स्मिथ ने ईसाई धर्म की लोकप्रियता के लिए तीन प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया। इन्होंने कहा, देखिए, विकेंद्रीकृत और उच्च संगठित संरचना थी ईसाई धर्म।
आस्तिक समाज की स्थिति को परिभाषित करने में लचीलापन था, यानी कि उस समय के समाज के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ाव था किसका, ईसाई धर्म का, इसीलिए इसको लचीलापन का नाम दिया गया है। इसके जो सिद्धांत थे वो स्पष्ट सिद्धांत थे, इसीलिए प्रत्येक जाति और प्रत्येक नागरिक इसकी लोकप्रियता को समझ पाया था, इसलिए प्रत्येक नागरिक इससे जुड़ पाया था यूरोप में। ईसाई धर्म व्यापार, विनिमय, सैन्य छापे, दास्तां और यहां तक कि युद्ध के माध्यम से आसानी से विस्तारित करता जा रहा था, यानी इन सभी माध्यमों से ईसाई धर्म जो है उस समय यूरोप में फैलता जा रहा था। ईसाई क्षेत्रों में प्रवेश करने पर गैर ईसाई व्यापारियों को ईसाई धर्म से परिचित कराया गया। यहां तक कि सामंती ढांचे के राजनीतिक आधिपत्य ने भी ईसाई धर्म के प्रसार को संभव किया, यानी कुल मिलाकर के जो उस समय के गैर ईसाई थे ना वो भी प्रभावित हो रहे थे किससे, ईसाई धर्म से, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म जो है एक समाज में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा जो है वो बनाए हुए था। उसके बाद बात करते हैं मठवाद की। तो मठ ने भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में अहम रोल निभाया था उस समय। पूर्व सेंट बेसिल 330 से 79 ईसा तक, ठीक है, और पश्चिम में नूरीसा के सेंट बेनिडिक्ट ने ईसाई धर्म में मठवाद को आकार दिया था, ठीक है। मठवाद को स्पेशली जो बनाया गया था वो बनाया गया था किस लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। ईसाई धर्म के प्रसार के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में मठों की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मठों की स्थापना क्यों की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री पुरुष थे वो रह करके, यहाँ पर स्त्री पुरुष रह करके इस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। मठ एक तरीके से स्थायी स्थान था, जो भिक्षुक और जो ईसाई धर्म से जुड़े पादरी थे इनके रहने का स्थान था ये, ठीक है। तो मठों ने क्या किया, मठों ने शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करने, शास्त्रीय कार्यों के अनुवाद और धर्मांतरण के माध्यम से ईसाई धर्म का और उसके विचार का विस्तार किया, ठीक है। और इस विस्तार को आगे पहुंचाने में एक सक्रिय भूमिका मठों ने निभाई थी। मठों ने प्रभावशाली महिलाओं के लिए पारिवारिक मामलों और सामाजिक दबाव से दूर जीवन जीने के लिए स्थान के रूप में कार्य किया। यानी उस समय जो सक्षम महिलाएं थी, जो प्रभावशाली महिलाएं थी और जो सामाजिक और अपने पारिवारिक जीवन में मार झेल रही थी, उनके लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्थान के रूप में जो है कार्य किया था मठों ने उस समय। और जो पुरुष थे, पुरुष भी उस समय सक्रिय जीवन से सेवानिवृत्ति प्राप्त करनी, अपने जो उनके कार्य थे उनसे रिटायर होने के बाद पुरुष भी इसको ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है। पोप ग्रोगरी प्रथम ने सेंट जेरोम, सेंट एम्ब्रोज और हिप्पो के सेंट ऑगस्टन की शिक्षाओं के आधार पर एक धर्मशास्त्र को विकसित किया था। यह धर्मशास्त्र पश्चिमी ईसाई तत्वों पर आधारित था। उनके विचारों ने तपस्या के महत्व, ठीक है, पापों के लिए क्षमा, स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले आत्मा की शुद्धि के लिए शुद्धिकरण जैसी अवधारणाओं पर जोर दिया था। यानी इन सभी बातों को ईसाई धर्म के अंदर मिलाया गया था और ईसाई धर्म के विचारों के साथ इन सभी बातों को जोड़ा गया था, जिससे कि लोग जो है वो प्रभावित होते थे और लोग जो है ईसाई धर्म को अपनाते थे और ईसाई धर्म से जुड़ते जाते थे। इसके बाद बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन की। देखिए 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की अवधि में यूरोप के उत्तर पश्चिमी भागों में कृषि विस्तार जो है वो देखा गया है। यानी 11 से लेकर 13वीं शताब्दी तक आप यूरोप के उत्तर पश्चिमी भागों में देखोगे तो आपको कृषि का विस्तार देखने को मिलता है। भारी पहिए वाले हल, ठीक है, भारी पहिए वाले हल चार ने अमीर किसानों की समस्या को हल किया, ठीक है। भारी पहिए के वाले हल से जो है किसानी खेती जो की जाती थी, जिससे अच्छे रिजल्ट मिलते थे। खेती के समूह को तीन भागों में विभाजित किया गया था। एक शरद ऋतु की फसलें जैसे गेहूं, जौ और राई, ठीक है, तीन पार्ट में खेती को डिवाइड कर दिया गया था, जिससे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता था समय के साथ। जैसे सर्दियों के अंदर वो गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे और राई। दूसरा था वसंत ऋतु की फसलें जैसे जेई, सेम, मटर, ठीक है। और तीसरा था परती छोड़, तीसरे को परती छोड़ कर दिया गया था। रकाब, घोड़े की लगाम जैसे साजों के प्रयोग से जुताई जो है वो आसान हो गई थी, ठीक है। रकाब और घोड़े की लगाम से जो जुताई करनी थी उस समय वो आसान हो गई थी खेतों की जुताई करने के लिए। जई की खेती से घोड़े के चारे की लागत काफी कम हो गई थी, ठीक है। जई की खेती जो थी
उससे जो घोड़े की चारे की लागत थी वो कम हो गई थी, जिससे क्या था, किसानों को फायदा मिलता था। श्रम लगान से मुद्रा लगान में परिवर्तन भी हुआ और सामंतों ने अपनी जमीन के छोटे भूखंडों में बदल दिया और उन्हें किराए पर दिया। यानी श्रम और लगान में परिवर्तन हुआ, मुद्रा लगान में परिवर्तन हुआ, और जो सामंत थे उनने जमीन को छोटे छोटे भूखंडों में तोड़ दिया और उन्हें किराए पर दिया, जिससे सामंतों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा। व्यापार की बात करें तो देखिए 11वीं शताब्दी के बाद से व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। जागीर की आत्मनिर्भरता, प्रकृति के बावजूद ना तो स्थानीय और ना ही लंबी दूरी का व्यापार रुका। स्थानीय, क्योंकि जागीर जागीर कौन थे, सामंत थे, ठीक है। सामंत की आत्मनिर्भरता से दूर दूर तक व्यापार करना जो है वो आसान हो गया था। स्थानीय बाजार अक्सर मछली, नमक और वस्त्रों से संबंधित थे। कुछ क्षेत्रों में रेशम और मसालों का व्यापार भी देखने को मिलता है। तो व्यापार की दृष्टि से दूर दूर तक व्यापार जो है वो आसान हो गया था करना, जिससे क्या हो रहा था, व्यापार का विकास हो रहा था। एम एम पोस्टान का तर्क है कि 10वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय आबादी की निरंतर वृद्धि बड़े पैमाने पर मांग, आपूर्ति और व्यापार को बढ़ावा देती है। यानी इन्होंने कहा भाई 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य यदि आप देखोगे तो जो यूरोपीय आबादी थी उनकी बड़े पैमाने पर मांग और आपूर्ति जो है वो व्यापार को बढ़ावा देती थी। समुद्री मार्गों के साथ साथ स्थलीय मार्गों और नदी मार्गों में भी सुधार हुआ था, जिससे व्यापार के लिए, काफी व्यापार करने के लिए आसान रास्ता जो है वो उपलब्ध कराया गया था, जिससे व्यापार में तरक्की देखने को मिली। शहरी केंद्रों का उदय की बात करें तो देखिए 7वीं से 14वीं शताब्दी की अवधि के दौरान व्यापार कस्बों और व्यापार ने सामंती यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि कस्बे जो थे वो खाद्यान्न और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर थे, इसलिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के बीच एक निरंतर संपर्क बना हुआ था, जिससे क्या हो रहा था, जिससे शहरीकरण का उदय हो रहा था। लोहा, चमड़ा, जूता बनाना, कपड़ा रंगना, ठीक है, ऊनी कपड़े आदि से संबंधित उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हुए इस समय। तीर्थ स्थलों का विकास भी शहरीकरण के लिए एक विस्तार का प्रमुख कारण था। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा था, शहरीकरण का विकास हो रहा था, और गांव के साथ साथ शहरीकरण, जो गांव जो थे वो शहरों में प्रवेश कर रहे थे, और गांव और शहरों का आपस में एक मिलाप बना हुआ था। इसके बाद बात करते हैं भाई सामंती संकट कैसे आए, ठीक है, किस प्रकार से जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसका पतन होना शुरू हो गया था। तो देखिए सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो 7वीं सदी से प्रारंभ हुई थी और 11वीं से 13वीं शताब्दी में ये अपने चरम पे पहुंच गई थी। यानी 7वीं से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक ये 7वीं से स्टार्ट हुई और 13वीं शताब्दी तक ये अपने चरम सीमा पर पहुंची, लेकिन 14वीं और 15वीं शताब्दी तक आते आते ना इसका पतन जो है वो स्टार्ट हो गया था। क्यों स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में उत्पादकता में गिरावटें स्टार्ट हो गई थी, जिसके कई कारण थे। यानी उत्पादन में क्या हो गया था, गिरावट आ गई थी, जिसके कई कारण थे। ऐसे भूमि का विखंडन सामंतों के द्वारा कर दिया गया था। छोटे छोटे भूखंड जो है वो बना दिए गए थे और छोटे छोटे भूखंडों को किराए पे दे दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, भूमि का विखंडन बढ़ता चला गया था। इसके साथ ही भूमि की उर्वर क्षमता जो थी वो कम हो गई थी, ठीक है। उर्वर क्षमता यानी जो भूमि भूमि पर जो फर्टिलिटी पावर होती है, भूमि की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो खेती को नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है। खाद की कमी हो गई थी इस समय, खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों पर जोर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो उत्पादन था वो गिरता जा रहा था। जमींदार जो थे वो नगरीय केंद्रों में चले गए थे और उत्पादन के नवीन साधनों के लिए अपनी राय का, ठीक है, अपनी आय का निवेश करने से परहेज करने लगे थे। यानी जो जमींदार उस समय निवेश कर रहे थे उन्होंने क्या करा, वो केंद्रों में चले गए, शहरों में चले गए, और नवीन साधनों के लिए जो नए साधन जो उस समय चाहिए थे कृषि को, ठीक है, उस समय के व्यापार को जो नए साधन थे उसके लिए निवेश चाहिए था, तो इन्होंने क्या करा, अपनी आय को निवेश करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सामंतवादी व्यवस्था जो है वो पतन की ओर बढ़ती चली गई। प्राकृतिक आपदाओं के साथ मानव निर्मित आपदाओं ने भी अहम रोल निभाया था। इसको अहम संकट था उस समय, ठीक है। जैसे अक्सर ब्लैक प्लेग एक नाम की बीमारी थी उस समय यूरोप के अंदर जो फैल गई थी, ठीक है, जिससे दुनिया भर के लोग जो है यूरोप में मारे गए थे। लगभग 75 से 200 मिलियन के आसपास लोग जो उस समय मारे गए थे ब्लैक प्लेग नाम की बीमारी से। तो प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानव निर्मित आपदाएं भी थी, जिसकी वजह से जो है सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ था।
पूर्वी यूरोप की बात करें तो यूरोप के पूर्वी हिस्से में पश्चिमी यूरोप से स्थितियां काफी भिन्न थी। कैसे भिन्न थी? कृषि जो थी, कृषि विस्तार और जनसंख्या विकास में समानता जो है पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में नहीं थी। भूमि के बड़े हिस्से 13वीं शताब्दी तक बेकार पड़े रहे थे। कौन से? पूर्वी यूरोप के। पूर्वी यूरोप के भूमि के बड़े बड़े हिस्से उस समय तक बेकार पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जो है इस सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ। कई पूर्व के कई मोर्चों पर पश्चिम से अलग था, जैसे किसान विद्रोह, श्रम प्रधान उद्योगों की उपस्थिति, बड़े शहरों की कमी, ठीक है, सर्फी पर अधिक नियंत्रण, कुछ प्रमुख पहलू थे जिसकी वजह से सामंतवादी व्यवस्था जो है पूर्वी यूरोप में विफल हुई। यूरोप के पूर्वी भागों में जमींदारों ने मजदूरों की कमी की भरपाई के लिए किसानों से अधिक काम करवाया, क्योंकि वहां पे मजदूरों की कमी थी। ठीक है, तो क्या करा वहां के लोगों ने, वहां के जो सामंती थे उन्होंने, जमींदारों ने क्या करा, मजदूरों से अधिक काम करवाया, किसानों से अधिक काम करवाया, जिससे क्या हुआ, जो जनता जो थी वहां की, वो इसके विरुद्ध रही। रईसों ने राजा को अनुदान दिया और बदले में किसानों को गुलाम बनाने का अधिकार हासिल कर लिया। यानी कि जो रईस थे, जो सामंत थे, उन्होंने क्या करा भाई, राजा को अनुदान दिया, राजा को अच्छा प्रॉफिट दिया, तो राजा से उन्होंने क्या, किसानों को गुलाम बनाने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसकी वजह से जो किसान लोग थे, जो मजदूर वर्ग था, वो सामंतों के विरुद्ध हो गया था, क्योंकि उनकी स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हो गई थी। पश्चिमी यूरोप के विपरीत घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन में भारी कमी हुई। यानी कि घरेलू उत्पादन तो बढ़ गया पश्चिमी यूरोप के विपरीत पूर्वी यूरोप में, परंतु जो कृषक उत्पादक वर्ग था उसमें भारी कमी हुई। पूर्वी यूरोप में रूस को छोड़कर कुलीन वर्ग राजनीतिक संरचना पर हावी था। यानी रूस को छोड़ दे तो जो कुलीन वर्ग था वो राजनीतिक संरचना पर हावी हो गया था। पूर्वी यूरोप में राजाओं को सत्ता में बने रहने के लिए रईसों का समर्थन की आवश्यकता थी। इस कारण रईसों को आसानी से रियायतें दी जाती थी। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में सामंती ढांचे का तेजी से पतन हो रहा था। मध्य और पूर्वी यूरोप में इसे रईसों द्वारा बनाए रखा था। रईसों ने इसको जिंदा रखा था, सामंती व्यवस्था को, लेकिन जिस प्रकार से मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का, दास वर्ग का जो नुकसान हो रहा था, दास वर्ग को जो एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना लिया गया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, धीरे धीरे सामंती ढांचा जो है वो ढलना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।